नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री। बिहार विधानसभा चुनाव का जो पहला चरण का मतदान था वो कंप्लीट हो चुका है और इस दौरान आप देखें कि महागठबंधन और एनडीए में जमकर बवाल हुआ है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार चलते रहा है। महागठबंधन कह रही है कि कई सीट जो हमारे समर्थित वोटर्स थे वहां पे कई तरह की धांधली हुई है। वहीं एनडीए का कहना है कि महागठबंधन क्योंकि हार रही है इसलिए इस तरह के आरोप लगा रही है। वैसे ही कई सीटों की हम बात करेंगे और इस पूरी बातचीत में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट होंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी मृत्युंजय कुमार जो हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो आज का जो चुनाव हुआ है इस पर आप फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था जब चुनाव कंप्लीट हुआ? क्योंकि 60% लोग जो हैं वो वोट किए, 60% से ऊपर अभी वोटिंग परसेंटेज आया है। तो पहला रिएक्शन मैं आपका जानना चाहूंगी। मुझे लगता है जितनी मुझे खबर आई है, ज्यादातर जगहों पे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है और बहुत कमेंडेबल है इलेक्शन कमीशन इसके लिए, जो पूरा प्रशासन है। वोट प्रतिशत में थोड़ी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आई है, वो भी एक बहुत कमेंडेबल इफेक्ट है। मुझे लगता है जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने स्वीप का, जिसके कारण थोड़ा वो बढ़ोतरी भी आई है। मुझे ये भी लगता है एक सर्टेन लेवल ऑफ जो एंथुजियाज्म बोलते हैं, खास करके अभी सेग्रीगेशन मैंने देखा नहीं है डेटा का। मुझे लगता है जो फीमेल वोटर टर्नआउट है वो मेल वोटर टर्नआउट के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए। मेरा गेस वर्क है अभी तक का, मैंने पूरा डेटा देखा नहीं है। क्योंकि एक प्रकार से जो आप देखेंगे महिला सहभागिता, स्पेशली 2010 के बिहार विधानसभा चुनावों से, इनफैक्ट चुनाव दर चुनाव आप देखेंगे जो उनका वोटर टर्नआउट रहा है वो 3 से 4% ऊपर ही रहा है मेल वोटर टर्नआउट से। और इस बार मुझे लगता है उससे भी थोड़ा ज्यादा डिफरेंस रहेगा, उसके कारण भी आप वोट प्रतिशत में थोड़ा सा बढ़ोतरी देख सकते हैं। तो ये मेरे इनिशियल ऑब्जर्वेशंस है इसको लेकर। सर, आरजेडी ने एक वीडियो जारी किया है एक्स पर। वो वीडियो आया है जिसमें ये दावा किया गया है कि मतदाताओं से कहा जा रहा है कि आपका वोट पड़ चुका है, यानी धांधली हो रही है। क्या सोशल मीडिया पर आए ऐसे वीडियो चुनाव आयोग की साख को जो है प्रभावित करते हैं? भले ही सत्यता बाद में जांच में साफ हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब चुनावी जमीनी लड़ाई से ज्यादा वीडियो वॉर में तब्दील हो गई है? देखिए, जो भी इलेक्शन के प्रोसेस को समझता है वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अब वो 90 का दशक नहीं रहा जब कोई भी आया, किसी के नाम पर भी वोट डाला, बैलेट बॉक्स में डाला और निकल गया। बहुत क्लियर है, एक तो आपका वोटर रोल में नाम होना चाहिए, आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए, वहां के सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट होते हैं जो उसी गांव या उसी वार्ड के लोग होते हैं, व्यक्तियों को इंडिविजुअली पहचानते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का आज की डेट में पोलिंग बूथ में घुस जाना और उसके बाद वोट डाल देना किसी और के नाम पर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैं बोलता हूं। और इसलिए जब इस तरह की बातें कोई करता है तो आम जनता भी जो उससे बहुत जुड़ नहीं पाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये बस बोलने के लिए बोला जा रहा है। लोग अपने आसपास बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता हुआ देख रहे हैं। स्पेशली मैं बोलूंगा जब से वोटिंग ईवीएम पे शिफ्ट हुई है, बैलेट बॉक्स टू ईवीएम, वो बहुत बड़ा ट्रांजिशन रहा है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। और उसके बाद से बूथ लूट, फर्जी वोटिंग, इस प्रकार की चीजों में बोलता हूँ मैसिव मैसिव कमी आई है। सर, बीजेपी के जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं राकेश सिन्हा, वो दिल्ली में उसके बाद बिहार दोनों जगह वोट डालने का उन पर आरोप लगा, जिस पर आरजेडी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। और आपको क्या लगता है कि क्या ये मामला चुनाव आयोग की निगरानी व्यवस्था की नाकामी नहीं है, या विपक्ष इस मुद्दे को बढ़ाकर ईवीएम और सिस्टम पर अविश्वास का माहौल बना रहा है? मतलब क्या लगता है आपको इस पर? देखिए, मैं फिर से प्रोसेस पे जाना चाहूंगा। अगर जी। किसी को भी ये जानकारी और लगता है कि उन्होंने दोनों जगह वोट डाली हो तो सिंपल कंप्लेंट फाइल कर देना चाहिए। इसमें तो मतलब 4 घंटे की भी देर नहीं होनी चाहिए, पहला। दूसरा, जो मल्टीपल वोटर कार्ड्स के जो इश्यूज आए हैं वो ऑलमोस्ट अक्रॉस पार्टी लाइंस आप देखे आएंगे। वो तेजस्वी यादव का भी आया था, आपको याद होगा। वो प्रशांत किशोर के भी आया है, आपको याद होंगे। वो विजय सिन्हा जी का भी आया था, आपको याद होगा। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें जो हमारा प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस, उसमें पहले क्या होता था, देखिए, जब आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है, जब तक आप फॉर्म डिलीशन का नहीं देंगे तब तक वहां पे वो रहेगा ही रहेगा, वो ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता है। ये पहली बार एसआईआर में जाके हुआ जो बिहार में कंडक्ट हुआ।
कि इलेक्शन कमीशन ने कॉन्शियसली बोला कि हम खुद चेक करेंगे वैसे लोगों का जिनका या तो मल्टीपल वोटर कार्ड्स है, या जो जिनका देहांत हो चुका है, या परमानेंटली रिलोकेट हो चुके हैं, और फिर उनका वोट जो है वहां से डिलीट करेंगे। तो इसलिए ये प्रॉब्लम जो एक पेरिनियल प्रॉब्लम है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, किसी पार्टी से आप नहीं जोड़ सकते, एक प्रोसेस की इनएफिशिएंसी से जोड़ सकते हैं। और मुझे लगता है एसआईआर जो पूरा प्रोसेस है वही एक तरीका ही है आपको इस प्रकार के डुप्लीकेशंस को दूर करने का। सर, हमने देखा मधेपुरा में देख लें या पटना के कुछ बूथ पे देख लें कि जो महागठबंधन के मजबूत बूथ थे, आरजेडी ने आरोप लगाया कि बिजली वहां काटी जा रही है ताकि वोटिंग स्लो, और चुनाव आयोग ने भी कुछ मामलों में कार्रवाई की है। क्या ये आरोप बिहार की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाता, क्योंकि बार बार इस तरह के जो शिकायतें हैं वो विपक्ष लगातार ये उठाता रहा है, और आशंका जो है वो राजनीतिक बहाना है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, फिर से मैं सिर्फ प्रोसेस पे जाऊंगा। बहुत जगहों पे, आज मैं भी बहुत जगह मॉनिटर कर रहा था इलेक्शंस को, बहुत जगहों पे क्या होता है, कहीं आप देखेंगे कि लंबी लंबी कतारें हैं, प्रोसेस थोड़ा वोटिंग का स्लो है। कहीं आप देखेंगे कि ईवीएम में कोई अचानक से खराबी आ गई तो बैकअप ईवीएम्स यूज किए जाते हैं। कहीं आप जो लाइट की प्रॉब्लम बोल रहे हो होता है। ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इलेक्शन कमीशन तत्पर भी रहता है, इसको भी आप मानना पड़ेगा। हमारे पास रिप्लेसमेंट ईवीएम्स होते हैं। जहां कहीं भी दिखता है कि वोटिंग प्रोसेस थ्रू आउट द डे थोड़ी स्लो हुई है, एकदम क्लियर मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का कि जब तक कैंपस में घुसे हुए सारे वोटर्स हैं वो वोट देके ना निकल जाए, भले ही 6 बजे डेडलाइन हो, जब तक वो वोट देके सब बाहर नहीं निकल जाए उस कैंपस से, तब तक वोटिंग जारी रहेगी। आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन 9-9 बजे तक वोटिंग कराती रहती है, क्योंकि वोटर्स बचे हुए होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप प्रोसेस के वाइज जाइए, और कहीं भी इलेक्शन कमीशन को फॉर्मल कंप्लेंट्स रजिस्टर करने का उसका पोर्टल है, आप उस पर कंप्लेन रजिस्टर कर दीजिए। इलेक्शन इनफैक्ट बहुत क्लियर है कि जहां कहीं कि किसी बूथ पे अगर लगता है कि यहां पे किसी प्रकार की मैल प्रैक्टिस हुई है, तो फॉर्मल प्रोसेस है कि वहां का इलेक्शन काउंटर मैंड होगा। लेकिन ये चीजें 90 तक होती थी, अब आपको देखने को नहीं मिलता है कि बहुत लार्ज स्केल पे इस प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई हो कॉन्शियस एफर्ट करके। बहुत स्लो प्रोसेसेस हो सकते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है, बट फिर भी अगेन वो अक्रॉस पार्टी लाइंस आपको कंप्लेन देखने को मिलेगी, जहां आपको दिखेंगे कि जो सत्ता पक्ष है अगर हारी हुई सीट है तो सत्ता पक्ष वाले ये बोलेंगे, विपक्ष उन सीटों पे ऐसा बोलेगा जहां वो हारा हुआ है। तो मुझे लगता है ये चुनाव का एक पॉलिटिकल नैरेटिव्स होता है, और चुनाव दर चुनाव हम इसे देखते रहते हैं। जी, हमारे और भी गेस्ट जुड़ गए हैं। रामबंधु वत्स जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और सरोज सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरोज सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मतदान के बीच जो है लखीसराय में इस तरह से उप मुख्यमंत्री जो हैं विजय सिन्हा, उनके काफिले पर पथराव और गोबर फेंका गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी समर्थकों ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की है। क्या ये घटना बिहार में बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण की झलक है, या प्रशासनिक विफलता आप मानते हैं? जब सत्ता में बैठे उप मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, तो आम मतदाता की सुरक्षा कौन तय करेगा? क्या लगता है आपको, क्या ये क्योंकि दोनों जगह विजय सिन्हा के साथ इस तरह से, 2 जगह लखीसराय में इस तरह की घटना हुई है? देखिए मैत्री जी, हमको तो ये लगता है कि ये राजनीतिक संकट का नतीजा है। आपने बयान सुना होगा विजय सिन्हा का, उन्होंने क्या कहा कि ये पंगु प्रशासन है, प्रशासन काम नहीं कर रहा। तो प्रशासन में कौन है? गृह मंत्री कौन है? नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे सत्ता के दलाल लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इशारा समझिए कि 14 तारीख जब नतीजे निकलेंगे बिहार के चुनाव के, कि उसके बाद क्या होने वाला। अगर डिप्टी सीएम को अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है और वो ये कह रहा है कि प्रशासन जो है वो पक्षपात कर रहा है, प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है, वोटिंग नहीं कर पा रहा है, तो फिर प्रशासन तो उसी का है, दूसरे का तो है। तो इसको इस रूप में देखिए, इसको एक एक घटना के रूप में नहीं देखिए, इसको पूरे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है मैत्री जी, कि जो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का रिश्ता है वो कितना कमजोर हो चुका है, ये विजय सिन्हा के बयान से सामने दिखता है। उन्होंने आरजेडी एमएलसी जो हैं उनको ये भी कहा कि आप शराब पिए हुए हैं। तो इस तरह की बातें जो सामने आ रही है, ये बिहार में जिस तरह से शराबबंदी को लेकर दावा किया जाता है और जो उप मुख्यमंत्री हैं इस तरह का बयान देते हैं, ये बहुत मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है और सवाल के घेरे में है। नहीं ना, ठीक है, उसकी तो जांच हुई है, जो होता है शराब जांच करने वाली, उसमें तो उनका नहीं आया कि वो शराब पिए हुए थे, उसकी जांच भी हो गई है।
हम मैत्री जी चीजों को दूसरे तरीके से देख रहे हैं इन सब चीजों को, कि लखीसराय में जो हुआ, हाँ। सूचगढ़ा में जब प्रहलाद यादव को टिकट नहीं दिया गया, तो जो नाराजगी यादवों के बीच में थी, विजय सिन्हा उनको लेके गए थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कि आपको टिकट मिलेगा, ललन सिंह ने मना कर दिया। तो उस बात को आज के घटना से आपको जोड़ के देखना चाहिए कि जो नाराजगी है, जो प्रहलाद यादव के समर्थक लोग हैं, यादव वो इलाका था जहां पर ये सब चीजें हुई, यादवों की अच्छी संख्या वहां पर, तो क्या यादवों में गुस्सा विजय सिन्हा के लिए था जिसका परिणाम ये सब हुआ? तो उस दोनों घटनाएं एक दूसरे को रिलेट करती है। हमारा यही कहना है कि जो रिश्ता है बीजेपी और जेडीयू का, वो रिश्ता दिखता नहीं है। जब से सीएम का फेस घोषित नहीं हुए नीतीश कुमार, जेडीयू का कैडर नाराज है, उसके लोग नाराज हैं, और आज जो वोटिंग हुई है 121 सीटों पर, कई ऐसी सीटों पर जो है तीर ही लालटेन और लालटेन ही तीर का जो फार्मूला था वो अप्लाई हो गया। चाहे आप बख्तियारपुर लीजिए, फतुहा लीजिए, मनेर लीजिए, कई जगहों पर आज जेडीयू के कैडरों ने नहीं वोट किया, ना एलजी चिराग पासवान को, ना बीजेपी के कैंडिडेट को। तो समझिए कि सेकेंड फेज में अब खेल और बड़ा होने वाला है। मैत्री जी, रामबंधु सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि मनेर में जो वोट डालने पहुंचे जब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, तो सुरक्षाकर्मी से वो नाराज हो गए, और जब उनसे वोटर स्लिप मांगी गई तो आ, उस वक्त वो नाराजगी जाहिर किए। तो आपको क्या लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान जो है वो घट रहा है? ये घटना क्या बताती है कि नेताओं को नियमों से ऊपर समझने की प्रवृत्ति अब आम होती जा रही है? जी, मनेर की जो घटना है, भाई जी। वीरेंद्र का जो अंदाज है वो अपनी इस अंदाज के लिए पहले से ही चर्चित भी हैं। और अगर सुरक्षाकर्मी या वहाँ मतदान कर्मी उनसे कोई स्लिप मांग रहा है तो वो दिखाने की बजाय उनसे बहस करने लगे, ये उनका अपना अंदाज है। हालांकि वो इस इलाके में उनका प्रभाव भी है, और ऐसा लगता है कि वो फिर अपना सीट निकाल भी पाएंगे, लेकिन वो उनकी जो दबंगई वाली जो अंदाज है वो है, हम उसकी तुलना लखीसराय से नहीं हो सकती है। एक तो वहां पे बूथ पे इनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया गया, इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की गई, बल्कि उल्टे सुरक्षा कर्मी के साथ करने लगे। तो एक जो विपक्षी पार्टी है वैसा दिखाना चाहती है कि कहीं किसी का वोट कट गया, कहीं किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा, कहीं हम जा रहे हैं तो ईवीएम की जो गति है वो स्लो है, कहीं हम हमसे ज्यादा पूछा जा, हमसे स्लिप मांगा जा रहा है, हमसे आईडी कार्ड मांगा जा रहा है, और अगर एनडीए का कोई वोटर हो तो उनसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है। इस तरीके का एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है। हालांकि जो आम आवाम है, सभी पार्टियों का जो आम आम जनाधार है, उनमें ये इस तरह का कोई नैरेटिव नहीं है कि एसआईआर को लेकर के या मतदान देने की जो प्रक्रिया है उनमें उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा दिखता नहीं है। हाँ, अभी जो इस तरह का जो वोटिंग पैटर्न रहा उस पर जातिवाद हावी रहा। जो नेता या जो पार्टी जिस जातिगत समीकरण का नेतृत्व कर रहा है उसी का यहाँ पे बोलबाला रहा। और या यूं कहें कि हर जाति अपने नेतृत्व के प्रति और ध्रुवीकृत हो चुका है। इसी के कारण मुझे लगता है कि कई कारणों में एक कारण आज के मत प्रतिशत बढ़ने का यह भी है कि हर जाति का मतदाता अपनी जाति या अपनी जातिगत पहचान वाली नेता या पार्टी के प्रति 2020 की तुलना में या 2024 की तुलना में और एकजुट हो चुका है। इसके कारण मत प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन आम लोगों में इस तरह का कोई फीलिंग नहीं है कि वोट देने की प्रक्रिया में हमको कोई रुकावट दे रहा है। लेकिन ये नेताओं का जिस तरीके का बयान है वो ये बताना चाहते हैं। अब कई ऐसे प्रत्याशी हैं, जैसे अगर आप दरभंगा सीट को देख लें, दरभंगा सीट के दरभंगा सदर में जनसुराज के जो आर के मिश्रा प्रत्याशी हैं वो तो बाजाबते धरने पे बैठ गए। उनको वो ये उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे वोटर लिस्ट नाम कटने का आरोप लगा है। तो ये इस तरह का आरोप लगता है। हालांकि जितने बड़े पैमाने पे ईवीएम का प्रयोग हो रहा है, जितने बड़े पैमाने पे लोग वोट देने जा रहे हैं, वहां पे गड़बड़ी होती है, पहले भी होती थी, बैलेट के जमाने में भी होती थी, इससे पहले भी ईवीएम के जमाने में भी हो रही है। तो इन गड़बड़ियों को आप तकनीकी गड़बड़ी के रूप में देख सकते हैं, न कि चुनाव आयोग के द्वारा इस तरह की कोई गड़बड़ी किया। देखिए, एक और वीडियो आ रहा है लालगंज से, जहां पे जो चुनाव कर्मी हैं वो चाहते हैं कि कुछ मशीन में सुधार करें। उनकी नजर में वहां के मशीन में गड़बड़ी है, लेकिन वहां मुन्ना शुक्ला की बेटी जो उम्मीदवार है आरजेडी की शिवानी शुक्ला, वो इसका विरोध कर रहे हैं।
वो बोल रहे हैं कि हमारे लोग, हम सब ऐसा मानते हैं कि इस मशीन में, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर आप बदलाव क्यों कर रहे हैं? वो ऊपर के अधिकारियों से भी बातचीत कर लिए हैं। तो एक एक विपक्षी पार्टी का इस तरीके का, उनके उम्मीदवार का कई जगहों पे इस तरीके का आरोप है। और ये आरोप के पीछे का उद्देश्य सिर्फ एक नैरेटिव बनाना ही है, ताकि आम लोग या उनके वोटर को ये लग सके कि हाँ, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जी, जी। रामबंधु वत्स जी, हम आपके पास फिर से आएंगे। अभी हमारे साथ संतोष कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़े हैं। सर, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि रामबंधु वत्स जी कह रहे हैं कि जो जातीय ध्रुवीकरण है, सारी जातियां जो हैं वो अपने अपनी मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट की हैं, इसलिए इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें इजाफा देखने को मिला है। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? हेलो हेलो। जी, संतोष सर जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो। जी, आपको आवाज आ रही है सर? मृत्युंजय शर्मा जी, मैं आपसे एक बार यही सवाल करना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि जो जातीय राजनीति जिसके बारे में प्रशांत किशोर लगातार बोल रहे हैं, लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि बिहार में जाति से ऊपर उठकर वोटर्स वोट नहीं कर रहे और पार्टी भी अपनी जो है प्रत्याशी वो सामने नहीं ला रही है, तो क्या आप अग्री करते हैं रामबंधु वत्स से जो ये बात कहें कि इस बार वोटिंग परसेंटेज इसलिए बढ़ा है क्योंकि जातीय जो नेता थे, जातीय प्रत्याशी थे, उनमें जो वोटर्स हैं वो ज्यादा तब्दील हुए हैं? देखिए, जाति बिहार की एक सच्चाई है और जातिगत राजनीति बिहार में हमेशा से होती आई है। मुझे ऐसा कोई बहुत डेटा ये नहीं शो करता है कि अभी उसमें कुछ इजाफा हुआ है। बीच बीच में नई नई पार्टियां आते रहती हैं जो एक विशेष जाति समूह के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने का एक तरह से वो कहती है रिप्रेजेंट करते हैं, और ये करीब करीब हर इलेक्शन में होता है। हम देखते हैं उसमें से कुछ पार्टियां धीरे धीरे खत्म भी हो जाती हैं, फिर अगले चुनाव में एक दो नई पार्टी आ जाती है। इस चुनाव में एक एडिशनल मुझे लगता है आईपी गुप्ता की जो पार्टी, उनकी जो पार्टी है वो आई है, अदरवाइज सारी पार्टियां पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं। जो जातिगत ध्रुवीकरण की बात है, आपने प्रशांत किशोर की बात की, मुझे लगता है सब अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं मैत्री जी। देखिए, जिसका वोटिंग ब्लॉक जो बनता है उसको लगता है कि ये वाला डिवीजन सही है, बाकी सारे डिविजन्स गलत है। मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट लेता हूं प्रशांत किशोर का। उन्होंने कहा था कि अगर महागठबंधन ये कहते, ये जैसे हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जहां मैं मुस्लिम उम्मीदवार दूंगा वहां वो नहीं देंगे, तो जहां वो भी मुस्लिम उम्मीदवार देंगे तो मैं नहीं दूंगा, ताकि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई जा सके। ये बहुत अच्छी बात है कि वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी लाइंस पर उन्होंने ईबीसी रिप्रेजेंटेशन की बात क्यों नहीं की? सबसे अगर अंडर रिप्रेजेंटेड बिहार विधानसभा में कोई कास्ट ग्रुप या समूह है तो ईबीसी है, जिनका 36% की आबादी है। रिप्रेजेंटेशन देखेंगे आप 12-13% है, एक तिहाई से भी कम, मुस्लिमों से भी कम। लेकिन वहां पे वो नैरेटिव नहीं बैठता है, तो इसलिए उसको हम गलत बोल देते हैं कि नहीं, ये ईबीसी कंसोलिडेशन बड़ी गंदी चीज है, लेकिन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करना बहुत प्रोग्रेसिवनेस है। तो पार्टियां अपने अपने हिसाब से नैरेटिव को सूट करने के लिए वो डिविजन्स क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। जहां तक मुझे लगता है, देखिए, बहुत सारी जातियां ऐसी रही हैं बिहार में जो बहुत ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड रही हैं। उनके कुछ कुछ जातियां तो ऐसी है मैत्री जी, जिनके आजादी से लेकर आज तक बिहार विधानसभा में एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं पहुंचे हैं। और इसलिए क्या होता है, जब उन जातियों के नेता बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, तो उन जाति के लोगों के साथ बहुत रेजोनेट करता है कि बहुत सही बात बोल रहा है, आज तक हमारा एक विधायक नहीं हुआ, और इसलिए उनको उसका समर्थन मिलता है। बहुत क्लियरली उसको सही बोल देना या गलत बोल देना ब्लैक एंड व्हाइट है, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे लगता है जब तक आप इस रिप्रेजेंटेशन के प्रॉब्लम को बहुत नेचुरली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब तक इस प्रकार की पार्टियां उभरती रहेंगी। आप देखिएगा, वैसे जाति समूह जिनके नेता, जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, उसके नेता बीच में से आते रहेंगे, और फिर वो, जैसे अभी आईपी गुप्ता जिस जाति से आते हैं, ताती तत्वा से, उनके कोई भी विधायक नहीं थे पिछले विधानसभा में। इस बार वो 3 सीट लेकर आए अपने अपनी जाति के लिए, मान लीजिए महागठबंधन में। तो एक तरह से उनकी जाति वाले भी खुश होंगे कि देखिए वो 3 सीट लेकर आया, अगर एक आध भी जीत गए तो एक तरह से उनका रिप्रेजेंटेशन हो गया।
ये दूसरी जातियों के लिए एक तरह से सिग्नलिंग हो जाता है कि देखो कितना ज्यादा फायदा हुआ अगर हम एक साथ एक प्रकार से बार्गेनिंग करते हैं, एक प्रकार से नेगोशिएशन करते हैं। तो मुझे लगता है काफी ज्यादा सोशियो पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स है। जाति रहेगी, बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी, इस पे भी कमेंट करना मुझे मुश्किल लगता है। मुझे हमेशा लगा है कि थोड़े थोड़े वो डाउनवर्ड ही जाएगी। अपवर्ड ट्रैजेक्टरी तो मुझे जातीयता की नहीं दिखती है बिहार में ऑनेस्टली। संतोष कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। सर, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एनडीए महागठबंधन या जन स्वराज पार्टी किसका आपको पलड़ा भारी दिख रहा है? 121 सीट पर चुनाव हो गया है और चुनावी जंग में जो है वो आगे कौन है, पीछे कौन है, आपके अकॉर्डिंग क्या है? देखिए, चुनाव में अभी जो वोट का परसेंटेज दिखा रहा, जो जहां पता चल रहा है, उसमें मुझे लगता है कि इंडिया और या गठबंधन में बड़ी की लड़ाई है। सूरज प्रकार से देखा जाए तो वोटकरवा की भूमिका में है, कहीं 2% कहीं 4%, कैंडिडेट नहीं कहीं है जो भारी पड़ रहे हैं, लेकिन जीतने की संभावना बहुत कम दिख रही है। एनडीए गठबंधन एक मजबूत गठबंधन में उभरा है, चूंकि चिराग पासवान भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, भाजपा का है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन मांझी है, तो इसके कारण एक मजबूत गठबंधन है और कांटे की लड़ाई है इंडिया गठबंधन और एनडीए। और दोनों का वोट परसेंटेज भी देखा जाए तो एनडीए का नीतीश कुमार ने जो महिलाओं का एक पैसा देने का काम किया महिलाओं के लिए, तो महिला वोटर में एक उत्साह था। महिला वोटर इस बार एनडीए के पक्ष में ज्यादा देखने को मिले, महिलाओं का वोट प्रतिशत। बाकी जो भी वोट है वो जातीय समीकरण में बटे हुए थे सारे वोटर। यादव मुसलमान का लीजिए तो आरजेडी के इंडिया गठबंधन की तरफ थे, अपर कास्ट वोटर ले लीजिए तो वो बीजेपी के साथ थे, वोटर बीजेपी के साथ थे, पासवान वोटर चिराग पासवान के साथ थे तो एनडीए के साथ थे। तो सारे वोटर जो है जातीय समीकरण में बटे हुए थे। और अभी तो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, फर्स्ट फेज सेकेंड फेज में है, जो गठबंधन में थोड़ा बहुत जो विवाद है एनडीए में, कहीं चिराग पासवान को लेकर के भाजपा जदयू का विवाद है, तो उसका खामियाजा हो सकता है कि एनडीए को कहीं कहीं भुगतना पड़ सकता है। एनडीए के अपर कास्ट भाजपा के जो वोटर हैं वो नीतीश कुमार को लाइक नहीं करते हैं। वो अपर कास्ट का वोटर जहां जहां पे है, जहां जदयू कैंडिडेट है, वहां पे परसेंटेज जो अपर कास्ट के वोटर हैं वो अब नीतीश कुमार के कैंडिडेट को नहीं दे करके प्रशांत किशोर पर चले। जैसे पटना कुम्हरार का ही वहाँ कैस्ट समुदाय का वोट है, तो वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो वहाँ प्रशांत किशोर के कैंडिडेट हैं, कैस्ट समुदाय के हैं, तो वहाँ मुझे लगता है कि वो वोट में सेंधमारी करने में कामयाब हुए हैं। तो इसी प्रकार से विधानसभा वाइज अलग अलग देखा जाए तो जातीय समीकरण के आधार पर प्रशांत किशोर भी जातीय समीकरण के आधार पर मुझे लगा है कि 4% 5% वोट आने में कामयाब हो सकते हैं, 2-4 सीट भी जीत सकते हैं। लेकिन लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन में ही होगी और दोनों की लड़ाई में मुझे लगता है कि अपर हैंड एनडीए का है। और प्रशांत किशोर किसको नुकसान पहुंचाएंगे उसमें, अगर वो प्रशांत किशोर एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे तो आरजेडी को फायदा होगा, जहां आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे वहां एनडीए को फायदा होगा। तो प्रशांत किशोर का देखा जाए किसका वोट काटते हैं, जैसे पिछले 2020 के चुनाव में था कि चिराग पासवान कैंडिडेट दिए, तो चिराग पासवान ने टोटल एनडीए का वोट काटा था, मतलब जहां जहां उन्होंने कैंडिडेट दिया तो एनडीए को वहां नुकसान हुआ। यही वजह थी कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। आरजेडी जो बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तो उसमें कहीं तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी की भूमिका बहुत ज्यादा नहीं थी, वो चिराग पासवान के कारण सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे थे। चिराग पासवान ने सभी जगहों पर कैंडिडेट दिया था, उनका पासवान वोटर जो था वो चिराग पासवान को वोट दिया, एनडीए से अलग हट गया। और प्लस अपर कास्ट वोट, जहां जहां जदयू के कैंडिडेट थे वहां अपर कास्ट वोट वो चिराग पासवान पर सवार हो गए थे 50%, जिसके कारण मतलब एनडीए की हार हुई और इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा सीटें आई। अगर उस समय ये मुकेश सहनी अगर इंडिया गठबंधन से नहीं जाते तो हो सकता है तेजस्वी 2020 में चीफ मिनिस्टर भी बन सकते थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बहुत ही कम बना पलड़ा तो एनडीए का भारी लग रहा है। अब टोटल डिसाइड प्रशांत किशोर ही करेंगे कि प्रशांत किशोर किसका वोट काटने में कामयाब होते हैं। सरोज सर, आप
लगातार बिहार चुनाव कवर कर रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, आपको क्या लगा इस बार? क्योंकि मतलब आफ्टर इलेक्शन, क्योंकि उससे पहले तो कई बार जिक्र हो रहा था कि प्रशांत किशोर शायद वोट काटेंगे, एनडीए का वोट काटेंगे, इस तरह की तमाम बातें हो रही थी। लेकिन आफ्टर इलेक्शन आपको क्या लगा? क्या प्रशांत किशोर कोई फैक्टर है बिहार में, या लड़ाई अभी भी एनडीए बनाम महागठबंधन ही है? देखिए मैत्री जी, जो पहले फेज का चुनाव हुआ है इसको 2 लाइन में समझिए। अगर 2 लाइन में समझ सकते हैं, चल गया तीर, जल गया लालटेन, मुरझा गया कमल, बुझ गया चिराग। ये 121 सीटों का रिजल्ट है। इसी के इर्द गिर्द 121 सीट घूम रही है। जनता दल यूनाइटेड ने लाजवाब प्रदर्शन किया, बेजोड़ प्रदर्शन किया। हमको लगता है कि जो टोटल सीट थी 43 2020 में, वो पहले चरण में ही जनता दल यूनाइटेड लेके आ रही है पहले चरण में, क्योंकि 57 सीटों पर जेडीयू लड़ रही थी पहले चरण में। हमको लगता है 40-43 के आसपास सीट वो पहले फेज में ही लेके आएगी। बीजेपी 48 सीट पर लड़ रही है। हमको लगता है कि आधे सीटों का नुकसान है, पर 24-25 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी। आरजेडी 73 पर लड़ रही है, तो 30-35 के आसपास 40 भी जा सकता है। आरजेडी वो सीट ला रही है। मतलब कि नुकसान हुआ है तो बीजेपी को हुआ है और एलजेपी को हुआ। तो पिछले चुनाव में जो गलती तेजस्वी यादव ने की थी कांग्रेस को 70 सीटें देकर, वही गलती अमित शाह ने की है चिराग पासवान को 29 सीटें देकर। ये 29 सीटें एनडीए पर बहुत भारी पड़ने वाला है। आपका दूसरा सवाल प्रशांत किशोर का फैक्टर क्या है, तो देखिए बीजेपी 32 शहरी सीटों पर चुनाव लड़ती है बिहार में, जो अर्बन सीटें हैं बिहार में। उस 32 सीटों पर प्रशांत किशोर उनको जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो आज भी देखा गया, आज की भी वोटिंग हुई, जो जिला मुख्यालय है, शहरी सीट जिसको आप कहते हैं, वहां पर प्रशांत किशोर के कैंडिडेट ने बीजेपी के कैंडिडेट को डैमेज किया। बहुत सारी ऐसी सीटें थी, तो उस 32 सीटों पर तो नुकसान हो ही रहा है बीजेपी का। और ढेर सारी ऐसी सीटें हैं जिसका हम जिक्र करेंगे अगले प्रोग्राम में, आप जब बुलाएंगे, कि जनसुराज ने उनको कैसे नुकसान किया। बहुत सारी सीटें आज जनसुराज, ऐसा नहीं कि आज जीतने की स्थिति में नहीं है, बहुत सारी सीटें हैं जो जनसुराज आगे चल रही है उस सीटों पर। वहां जनसुराज जीत भी सकता है, ऐसा नहीं कि केवल वोट कटवा की स्थिति में जनसुराज है। जनसुराज की ऐसी सीटें हैं जहां जनसुराज जीत भी सकती है। अभी आंकड़े आ रहे हैं, कल अगर आप कोई प्रोग्राम करेंगे तो मैं बताऊंगा भी कि जनसुराज किस सीट पर नंबर 1 पर चल रही है। तो केवल वोट कटवा करके आप प्रशांत किशोर की 3 साल की मेहनत को इग्नोर मत करिए। ये एक बड़ा फैक्टर है। और जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है बिहार का, जो 70% तक जा सकता है, जो अभी तक के आंकड़े हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है चुनाव आयोग को, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने जो वोटर को जागरूक किया उसका प्रभाव है, एसआईआर का प्रभाव है। जो 10% वोट कटा है तो स्वाभाविक है 90% पर ही परसेंटेज निकल रहा है। तो परसेंटेज जो आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है उसमें एसआईआर और प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए केवल वोट कटवा करके आप प्रशांत किशोर की मेहनत को इग्नोर मत करिए मैथिली जी। रामबंधु वत्स जी, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, जो वोट प्रतिशत बढ़ा है उसमें एसआईआर तो फैक्टर है, जैसे जो जो फर्जी वोट कटे हैं तो उससे भी प्रतिशत बढ़ा है। दूसरी बात है कि जो एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से नैरेटिव चलाई गई, तो एक मैसेज लोगों में गया है कि हमें वोट देना जरूरी है। अगर कहीं हम वोट न दें, वोटर लिस्ट अपना देखें नहीं, तो हो सकता है कहीं आने वाली जो सरकार की जो सुविधाएं हैं उनमें हमारा नाम कट जाए। तो कहीं ना कहीं एक इस तरह की गलतफहमी भी फैली है। इसलिए भी इस बार जो बाहर से लोग आकर के हर बार की अपेक्षा कुछ ज्यादा बाहर से आए हैं वोट देने के लिए, उसमें श्रमिक वर्ग भी है, जो मजदूर लोग गए हैं वो भी आए हैं वोट देने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज था कि इस बार वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना बहुत जरूरी है, ये भी एक कारण है। लेकिन प्रशांत किशोर का जो नैरेटिव है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जो उनका पार्टी है, वो अपने उम्मीदवार को वोट डिलीवरी नहीं कर पा रही है। वो अपने उम्मीदवार को वोट नहीं दे पा रहे हैं। जन स्वराज रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है समाज के किसी भी हिस्से का। लेकिन हाँ, उनके जो कैंडिडेट हैं, कई स्थानीय कारण है हर सीटों पे अलग अलग, और उसके कारण उनके कैंडिडेट को वोट भी मिल रहा है, और कुछ उनके जो उम्मीदवार हैं वो व्यक्तिगत तौर पे भी प्रभावशाली हैं, तो अपने प्रभाव पे, अपने चेहरे पे भी वो वोट ला रहे हैं। और कई स्थानीय कारण है, जैसे कि अगर आप पटना के देख लें,
कुम्हरार विधानसभा को, तो यहाँ जो केसी सिन्हा को वोट मिल रहा है, वो जन स्वराज के कारण नहीं मिल रहा है और न ही केसी सिन्हा के स्वयं के कारण उनके फेस वैल्यू पे मिल रहा है। ये तो यहाँ पे बीजेपी के प्रति जो कायस्थ का आक्रोश है, उसके कारण मिल रहा है। तो इस तरीके से स्थानीय कारणों से वो वोट हट रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कल्पना करें कि जन स्वराज फील्ड में नहीं होती और आज अगर जिस तरीके से कायस्थ नाराज हैं, तो वो बीजेपी को छोड़ के कहाँ वोट देते? वो तो सीधे महागठबंधन में चला जाता। तो कहीं न कहीं अगर जन स्वराज के उम्मीदवार को वोट मिल रहा है, बीजेपी के हिस्से का भी वोट मिल रहा है, तो उससे भी बीजेपी को लाभ ही हो रहा है। उससे वो जो महागठबंधन में शिफ्ट होता है, वो बीच में जन स्वराज के पास चला जा रहा है। तो हर सीटों की अलग-अलग स्थिति है और स्थानीय कारण है, जिनके कारण जन स्वराज को वोट मिल पा रहा है। जी, हम कुछ सीटों का जिक्र भी करेंगे। मृत्युंजय शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से बेरोजगारी का, पलायन का मुद्दा उठा रहे थे और भी कई मुद्दे थे, रोजगार का मुद्दा था, तो इस तरह से जो मुद्दे उठा रहे थे, क्या आपको लगता है कि जाति फैक्टर था बिहार में, जिस तरह से वो हावी हुआ इस पर? आपको क्या लगता है, पीके फैक्टर काम कर रहा है? देखिए, जो मुद्दे उठा रहे थे वो बहुत सही मुद्दे हैं, किसी भी विपक्ष की पार्टी को जरूर उठाना चाहिए। और मुझे लगता है चुनाव जब थोड़ा दूर था जब तक, तो उन मुद्दों पे ज्यादा चर्चा हो रही थी और लग रहा था कि शायद उन मुद्दों पे भी लोग जाके वोट करेंगे। लेकिन क्या होता है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट की जब बात करें मैत्री जी, तो हम देखते हैं खास करके बिहार में जो लास्ट मोमेंट पर ईवीएम का बटन दबाने से पहले नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, वो बहुत अदर फैक्टर्स पे जाता है। और जैसा रामबद्धू जी अभी बोल रहे थे, उसमें जाति एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो जो फाइनल इंपल्स है। और यही मैं उनकी बात से सहमत हूं कि मैंने बहुत सारी सीटों पे देखा है कि जो जन स्वराज के भी कैंडिडेट्स हैं, उनको किसी एक जाति में बांध दिया गया है। कि जैसे उन्होंने अगर एक कुशवाहा कैंडिडेट दे दिया और बाकी दोनों कैंडिडेट्स कुशवाहा नहीं है, तो वहां कुशवाहा वोटर्स ने कुछ उनको वोट दे दिया। इसी प्रकार उन्होंने जो कुम्हरार का एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स है जहां या तो कैंडिडेट अपने प्रभाव से या वो जिस जाति के आते हैं उस जाति के कारण उन्हें वोट्स पड़ रहे हैं। जो थोड़े बहुत वोट्स युवा या वैसे लोग जो पीके से प्रभावित है वो जन स्वराज को दे रहे हैं, वो संख्या बहुत ही कम मुझे लगती है, एकदम मिनिस्क्यूल और शहरों तक सीमित लगती है। गांव में उसका प्रभाव मुझे ऑलमोस्ट नदारद दिखा। शायद ही कोई आप इंटीरियर के गांव में जाए और कह दें कि वहां जन स्वराज को सिंबल पर 200 वोट पड़ गए हो, तो मैं इसको मानने के लिए बहुत तैयार नहीं रहूंगा। तो वो फाइनल इंपल्स के तौर पर आप देखिए, आपको 1-1.5 महीने पहले भी लग रहा था कि जन स्वराज जो होगी वो एक बहुत मेजर प्लेयर होगी इलेक्शंस में। मैं अभी भी उसको डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वोटिंग के तौर पर देखें, नैरेटिव के तौर पर देखें, सीट्स के तौर पर देखें, तो जन स्वराज एक बहुत छोटी प्लेयर बन के रह गई है। फाइनल वोटिंग के अराउंड जब आप देखेंगे, चौक चौराहों पे बातचीत होते देखेंगे, तो जिन दो कैंडिडेट्स की चर्चा देखेंगे वो या तो महागठबंधन के होंगे या तो फिर एनडीए के होंगे। बहुत छोटे पॉकेट्स तक सीमित हो जाते हैं, जैसे निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं। इसी प्रकार का इफेक्ट इनफैक्ट अदर छोटी पार्टीज का भी होता है। जैसे कहीं कहीं आप देखेंगे बीएसपी के उम्मीदवार थोड़े से सिग्निफिकेंट होते हैं, कहीं कहीं आप सीमांचल में देखेंगे एआईएमआईएम के उम्मीदवार सिग्निफिकेंट होते हैं। तो उस स्टेज तक आप जन स्वराज को देख सकते हैं। लेकिन इन दो जो बड़े गठबंधन है, इनके बहुत आसपास भी आप उनको अभी आप नहीं देख सकते हैं बिहार के इलेक्शंस में। ये बहुत क्लियर निकल के आया है आज के वोटिंग से भी। नेक्स्ट फेज में भी आई प्रेडिक्ट कि बहुत सिमिलर ही रहने वाला है। जी सर, कुछ सीट्स की बात कर लेते हैं। राघोपुर सीट की अगर हम बात करें तो लालू परिवार की अब पारंपरिक सीट है। राघोपुर पर तेजस्वी यादव तीसरी बार मैदान में उतरे हैं और उनके सामने बीजेपी के सतीश कुमार यादव और जन स्वराज के जो राजपूत जाति से आते हैं चंचल कुमार, वो है प्रत्याशी। और ये सीट हमेशा से यादव परिवार की राजनीतिक पहचान रही है। तो क्या राघोपुर में लालू परिवार की पकड़ बरकरार रहेगी या इस बार जन स्वराज का जो नया प्रयोग है वो कुछ नया समीकरण बनाएगा? मृत्युंजय सर, आपसे ही देखिए, मुझे थोड़ा सा जो ग्राउंड रिपोर्ट से वहां से आ रही है, 2-3 फैक्टर्स उसमें लग रहे हैं। आपने सही कहा, राघोपुर हमेशा से गढ़ रहा है, एक्सेप्ट फॉर 2010 आप देखें जब सतीश राय जी वहीं से जीत कर आए थे। इस बार थोड़ा सा एक इन कॉन्वर्सेशंस के कारण चर्चा की क्या आई है कि राघोपुर जो इतने वर्षों से एक प्रकार से परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन अगर आप उसकी हालत देखेंगे तो कई सारे विधानसभाओं से उसकी हालत खराब है। दूसरा एक कॉन्वर्सेशन क्या आया, जैसे ही उसे पटना से पुल से जोड़ा गया
तो इसका एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया कि जो परिवार उसको रिप्रेजेंट करते रहा है, उसने कभी उसको पुल से जोड़ने की एक तरह से जद्दोजहद नहीं की, और नीतीश जी ने उसको फाइनली पुल से जोड़ दिया। तीसरा, समीकरण के हिसाब से आप देखेंगे सतीश राय एक ऐसे व्यक्ति है जो जमीन पर लगातार काम करते रहे हैं, लालू जी के पहले सहयोगी रहे, बाद में विरोध में गए। तीसरा एक छोटा फैक्टर जो हम मिस करते हैं, एक सुमन सौरभ करके वहां पे कैंडिडेट है, राजपूत समाज से आते हैं, पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, करीब 24-25 हजार वोट ला चुके हैं। उन्होंने फाइनली जाके सतीश राय जी को समर्थन दे दिया था एनडीए कैंडिडेट को, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। मुझे राघोपुर का कंटेस्ट अभी बहुत ज्यादा क्लोज लग रहा है मैत्री जी, किसी भी हाल में आप उसको एक तरफा विन नहीं बोल सकते, और इधर वे स्विंग करेगा तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं रहेगी। ओके, रामबंधु वत्स जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि महुआ सीट का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है। आरजेडी से मुकेश रोशन है और लोजपा रामविलास से संजय कुमार सिंह है और जनशक्ति जनता दल से तेज प्रताप यादव है और जनसुराज से भी इंद्रजीत प्रधान मैदान में है। तो तेज प्रताप के लिए ये चुनाव राजनीतिक अस्तित्व की परीक्षा माना जा रहा है। क्या महुआ में तेज प्रताप अपनी पहचान दोबारा बना पाएंगे या सीट उनके राजनीतिक पतन की कहानी लिखेगी? आप बताइए इसको जरा विस्तार से कि क्या लग रहा है आपको चुनाव के बाद? जी देखिए, जो राजनीतिक पहचान का आपका सवाल है, मुझे लगता है कि वो राजनीतिक पहचान महुआ पे बना चुके हैं। सीटें निकाल पाएंगे नहीं, जीतेंगे या नहीं, या फिर वो मुकेश रोशन को हरा पाएंगे या नहीं। उनका जो परिणाम है वो दो तरीके से देखा जाएगा, या तो वो राजद उम्मीदवार को हरा दें या खुद वो जीत जाएं। अगर दोनों में कोई भी एक होता है तो समझिए कि उनका प्रभाव है। लेकिन जिस तरीके से वो अकेले चुनाव हैं, अकेले अपने बलबूते अपने साधनों से मैदान में जिस तरीके से डटे हुए हैं, तो ये दिखाता है कि उनका कुछ न कुछ प्रभाव वहां पे है। देखिए, जो वो परिवार से अकेले हैं, आरजेडी से अलग होकर लड़ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को छोड़ करके परिवार के सभी व्यक्तियों का कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है। जैसे कि उनकी माता राबड़ी देवी बोलती हैं कि मेरे लिए दोनों बच्चे समान हैं, वो अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। तो कुछ लोगों ने मिलके उसे परिवार और पार्टी से बाहर निकाला है। तो भले ही वो उनके प्रचार में नहीं गए, लेकिन कहीं न कहीं ये दिखता है कि लालू यादव या उनका जो परिवार है, तेजस्वी यादव के अतिरिक्त उनके परिवार के लोगों की संवेदना उनके साथ है, और ये मैसेज वहाँ के जो उनका जो मूल जनाधार है, जो जातिगत जनाधार है, यादव समाज के लोग हैं, उन तक वो जाता है। क्योंकि वहाँ का जो मूल प्रभाव है, वो लालू यादव का है या आरजेडी का प्रभाव है। अगर वहाँ के उनके जातिगत समीकरण के अनुसार वो तेजस्वी यादव का तो व्यक्तिगत प्रभाव है नहीं, वहाँ के लोग लालू यादव के फॉलोवर हैं, उनके समर्थक हैं, और उन तक एक मैसेज भेजने में तेज प्रताप यादव सफल हो जाते हैं। दूसरी बात है कि तेज प्रताप यादव जब से परिवार और पार्टी से निकाले गए हैं, तब से वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि मुझे 5 जैन चंदों ने मिलके अपने घर से हटाया है और मेरे भाई से झगड़ा करवाया है। उनमें से वो पांचों का कभी नाम बताते नहीं थे, लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान एक जयचंद का नाम बताया, और वो था वहां के प्रत्याशी, आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रोशन। तो कहीं ना कहीं वो संवेदना जीतने में सफल हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ अकेले हैं तो बिल्कुल हाशिए पे हैं, वहां पे हैं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कहीं कुछ भी आरजेडी का वोट डैमेज करने के स्थिति में होंगे, तो होते तो जो एनडीए का जो वोट बैंक है वो भी उन तक शिफ्ट हो सकता है। तो उनका अपना प्रभाव है। और एक तरीके से समझिए कि वो जिस तरीके से तैयारी में गए हैं, या उनका जैसा भी प्रदर्शन होगा, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उनकी जो राजनीति है उसके लिए स्पेस कायम है। वो पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाया है, क्योंकि लोगों की संवेदना जीतने में सफल हो गए हैं। हाँ, जो जो चुनाव की जो जटिलताएं होती हैं, बहुत सारे बूथ पे उनके एजेंट नहीं थे, इस तरह की बातें भी आ रही है। और जाहिर है अपने बूथ पे एजेंट बनाने का संबंध पैसों से है, उसके लिए भारी भरकम धन की आवश्यकता होती है। उसमें वो कहां तक सक्षम हुए हैं, ये सब आगे समझ में आएगा, जब परिणाम आएगा तो समझ में आएगा। लेकिन उस सीट पे अपनी पहचान बनाने में, या परिवार से अलग हट करके एक अपनी राजनीतिक पहचान बनाने में तेज प्रताप यादव सफल हो चुके हैं। और अगर कुछ भी उनका प्रदर्शन होता है, मुझे लगता है कि वो जीते ना जीते, अगर वो आरजेडी को डैमेज कर देंगे तो एक तरीके से ये भी उनका एक प्रदर्शन ही माना जाएगा। और आने वाले समय में उनके लिए जो राजनीतिक राह है वो खत्म नहीं हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी से निकल जाने के बाद या परिवार से निकल जाने के बाद उनका जो राजनीतिक जीवन है एक तरीके से खत्म हो जाता है। उनमें से तेज प्रताप यादव ऐसा नहीं है, जैसा कि पहले समझा जाता था। लेकिन बहुत गंभीरता से
उन्होंने काम किया है। दूसरी बात आप देख लीजिए कि वो जब जाते हैं, उनके पास कुछ संसाधन भी है, जैसे कि वो हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं। तो ये भी डिकोड करने वाली बात है कि उनके पीछे कौन है? क्या कोई है, कोई टीम है, कुछ लोग हैं, कौन-सी वो शक्ति है जो उनके लिए इस तरह का मैनेजमेंट कर रही है? तो वो कौन है? क्या वो मैनेजमेंट केवल संसाधन में है या वो मैनेजमेंट वोट में भी है? ये भी एक डिकोड करने वाली बात है। ये सारी बातें तो परिणाम के बाद ही समझ में आएगी। लेकिन इतना तय है कि तेज प्रताप यादव, जिस तरीके का पहले अनुमान किया जा रहा था, उससे बेहतर उनका प्रदर्शन हुआ है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे कई अन्य उम्मीदवार भी हैं, कई अन्य ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनको वो बेहद प्रभावशाली हैं। स्थानीय तौर पे, प्रखंड के स्तर पे बेहद प्रभावशाली हैं और वो हर बार ज़रूरी नहीं कि वो आरजेडी के साथ हों। एक बार वहाँ से बीजेपी जीती भी है। हाँ, ज़्यादातर वहाँ से आरजेडी भी जीती है। तो जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनमें भी आरजेडी को लेकर के एक नाराज़गी है या एक एकजुटता नहीं है, नाराज़गी हो या ना हो। लेकिन महुआ में जो प्रखंड स्तर के या कुछ ऐसे नेता हैं, यादव समाज के नेता हैं, जो एकजुट नहीं है आरजेडी की तरफ, हर चुनाव में दिखते नहीं हैं, तो क्या उन लोगों की लॉबी करने में कितना सफल होते हैं? ये सारी बातें तो चुनाव परिणाम के बाद समझ में आएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तेज प्रताप ने जो राजनीति की है परिवार से अलग हट करके, वो अपने आप में ठीक-ठाक है और आने वाला जो समय है, वो उनके लिए एक राजनीति का स्पेस रखता है। जी। जी। मृत्युंजय जी, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी क्योंकि 2 सीट का जिक्र करना जरूरी है। दरभंगा की अलीनगर सीट, जिस पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर है बीजेपी से और विनोद मिश्रा आरजेडी से, और विप्लव चौधरी जो हैं वो जनसुराज के बीच वहां मुकाबला था और मैथिली ठाकुर के मैदान में उतरने से ये सीट हाई प्रोफाइल बन गई। क्या मैथिली ठाकुर की सांस्कृतिक लोकप्रियता जो है वो राजनीतिक समर्थन में तब्दील होगी या जनता इस सीट पर स्थानीय मुद्दों को ज्यादा अहमियत देगी? इसके अलावा हम छपरा सीट की बात करेंगे। इस पर मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प है। आरजेडी से खेसारी लाल यादव हैं, भाजपा से छोटी कुमारी और जनसुराज से जयप्रकाश सिंह और निर्दलीय राखी गुप्ता सहित 10 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतरे हैं और मौजूदा विधायक जो हैं वो सीएन गुप्ता बीजेपी से लगातार 2 बार जीत चुके हैं और तीसरी बार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। तो छपरा सीट की भी बात करेंगे। तो सर, आप अलीनगर और छपरा दोनों का आपको आज के वोटिंग पैटर्न से क्या समझ आया, इसके बारे में जरा जिक्र करिए। मैं इनफैक्ट दोनों को साथ ही साथ डिकोड करना चाहूंगा। देखिए, कई बार क्या होता है, और बिहार के इलेक्शंस में देखा गया, खास करके जो भोजपुरी के सिंगर्स एक्टर्स रहे हैं, उनमें से कई लोग आते रहे हैं पॉलिटिक्स में और सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन जो ट्रांजिशन है वो बहुत सारे लोगों का बहुत स्मूथ रहा है, या फिर जब वो पॉलिटिक्स में आए हैं और बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स में रम गए हैं और अब एक पॉलिटिशियन के तौर पर लगते हैं। जो मुझे एक प्रॉब्लम ये दोनों सीटों पर लग रही है और ये दोनों नए उम्मीदवारों पर लग रही है जो सांस्कृतिक बैकग्राउंड से आते हैं। सबसे पहले दरभंगा के लिए, अलीनगर के लिए मुझे लग रहा है कि अभी उनकी जो उम्र है, शायद वो मेच्योरिटी, जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी होनी चाहिए थी, ये वो जो प्रिपरेशन होना चाहिए था आने के पहले, जो एक प्रकार से तैयारी होनी चाहिए थी बात करने की, जवाब देने की, एक प्रकार से जो कंडीशन हो जाना चाहिए फील्ड में जाने की, वो आई है और डायरेक्टली इलेक्शन में आई है। इसके कारण मुझे लगता है, और थोड़ा सा उनको इस चीज को बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना पड़ेगा कि 25 वर्षीय युवा हैं जो आज तक इस क्षेत्र से बहुत दूर रही हैं, तो शायद वो जो प्रेशर होता है आते के साथ इलेक्शन लड़ने का, लोगों को फेस करने का, और खास करके तब जब एक नैरेटिव बन रहा हो कि देखिए बाहर से एक कैंडिडेट आ गया, जबकि यहाँ के बहुत सारे लोकल उम्मीदवार थे, डिजर्विंग लोकल उम्मीदवार थे, जिनको टिकट नहीं दिया गया है। तो वैसे केस में मुझे लगता है वो प्रेशर काफी ज्यादा है। कितना डील कर पाई है ये भी, अगेन जो वोटिंग हुआ है इस पे बहुत प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ जो उनका पुल है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है एक नाम के तौर पर। कोई ऐसा व्यक्ति आज बिहार में नहीं होगा जो मैथिली को नाम से नहीं जानता होगा, लेकिन वो वोट में कितना तब्दील हो पाया, क्या वो काउंटर कर पाया है जो लोगों में नाराजगी है इस फैक्टर से कि वो पहले उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं रही है रूट से, या जिस प्रकार की 1-2 घटनाएं हुई उनके साथ, ये बड़ा ये वोटिंग को डिकोड करना मेरे लिए मुश्किल होगा मैत्री जी। दूसरी तरफ छपरा पे भी यही फैक्टर मैं देख रहा हूँ। खेसारी लाल पॉलिटिक्स में और आते के साथ अभी वो चुनाव में आए, लेकिन बहुत सारे जो इंटरव्यूज आए, जो उनके बयान आए, वो काफी मैच्योर लगते हैं। वो इतने हास्यास्पद लगे, शायद कोई एक आम व्यक्ति उस प्रकार के आंसर्स नहीं दे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि कोई बात नहीं, पहले अपहरण होता था तो क्या होता था, कम से कम फिरौती दे के छूट तो जाते थे ना। तो वो इस तरह की चीजें जब आम जनता सुनती है, मुझे लगता है
तो एक जो पर्सोना इनका बड़ा सा बना हुआ होता है आर्टिस्ट के तौर पर, वो टूट जाता है। तब लोग आपको अच्छे से समझने लगते हैं और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर इवैल्यूएट करना स्टार्ट करते हैं कि ठीक है, एक्टर तो आप अच्छे थे, सिंगर तो आप अच्छे थे, लेकिन क्या आप रिप्रेजेंटेटिव अच्छे बन पाएंगे? और वहां पे लगता है मुझे दोनों सीटों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अगेन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इनकी पॉपुलैरिटी जीतती है कि एक जो एकदम न्यूट्रल असेसमेंट कि ये रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कैसे होंगे, कि वो असेसमेंट जीतता है। जी, राम बंधु जी, आपसे आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगी। एक तो मैं लालगंज विधानसभा सीट की बात करूंगी जो वैशाली जिले में है, और इस बार आरजेडी से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला वहां चुनावी मैदान में उतरी, और बीजेपी से संजय कुमार सिंह और जनसुराज से अमर कुमार सिंह के बीच ये मुकाबला त्रिकोणीय था। पिछले चुनाव में संजय सिंह ने जीत दर्ज की थी। तो क्या आपको लगता है कि लालगंज की जनता पर पारिवारिक विरासत का असर चलेगा या परफॉर्मेंस के नाम पर बीजेपी को फिर मौका मिलेगा? और साथ ही हम दानापुर की भी बात करेंगे, जहां पे बीजेपी के रामकृपाल यादव और जेल में बंद जो हैं आरजेडी विधायक रीतलाल यादव आमने सामने हैं, और जनशक्ति जनता दल से पप्पू राय को मैदान में उतारा गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि दानापुर की जनता फिर से रीतलाल यादव जो ब्रांड है उसको चुनेगी, भले ही वो जेल में है, या रामकृपाल यादव जो जिस तरह से उनकी छवि है उस पर वोट डाले हैं लोगों ने? तो इन दोनों सीटों का आप ये बताइए। जो दोनों सीटें, जी, जो लालगंज और दानापुर की जो सीट है, जी। इस पे मोकामा का प्रभाव पड़ा है। जिस तरीके से मोकामा में दुलारचंद की हत्या के बाद जाति सूचक जो गालियाँ दी गई हैं, उससे उसका प्रभाव बिहार के कई सीटों पे पड़ा है। कमोबेश पड़ा है, ज़रूरी नहीं कि हर सीटों पे उतना ही पड़ा है, लेकिन कमोबेश हर सीटों पे पड़ा है और वहाँ जातिगत ध्रुवीकरण हुआ है। जैसे अगर आप लालगंज की बात करें, तो देखिए, जो मोकामा का क्षेत्र है, जो बाढ़ का क्षेत्र है, इर्द-गिर्द का जो लखीसराय आदि का जो क्षेत्र है, वहाँ पे इस बार आरजेडी लगभग 10 सवर्ण जो भूमिहार प्रत्याशियों को मैदान में उतारी है, और इसके ज़रिए इतनी इतनी बड़ी तादाद में सीट दे करके वो भूमिहार वोट में सेंधमारी करने का एक प्रयास कर रही थी। और पिछले भी लोकसभा चुनाव में या उससे पहले भी आरजेडी को ये सवर्ण समाज का वोट मिलता है, कम ही मिलता है लेकिन मिलता है। इस बार जो दुलारचंद वाली जो घटना घटी, उसमें जिस तरीके से जाति सूचक गालियों का प्रयोग हुआ, उसको लेकर के इन जातियों में ध्रुवीकरण हुआ है, और उस ध्रुवीकरण का हर सीटों पे अलग-अलग प्रभाव है, लेकिन प्रभाव पड़ा है। उसी क्रम एक प्रभाव लालगंज में भी पड़ा है कि जिस तरीके से शिवानी शुक्ला के पक्ष में जो उनके स्वजातीय जनाधार था, वो वहाँ के उससे हट करके और भाजपा की ओर शिफ्ट हो गया है। तो एक प्रभाव पड़ा है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि जो मुन्ना शुक्ला का प्रभाव है पूरी तरीके से खत्म हो गया इस घटना के बाद। तो वहाँ पे यादव और कमोवेश भूमिहार समाज जो आरजेडी का जो वोट बैंक है, वो उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है, वो भी साथ है। तो वहाँ पे एक प्रभाव पड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता, तो हो सकता था शिवानी शुक्ला को ज़्यादा लाभ हो। अगर दुलाचंद वाली घटना नहीं होती, तो हो सकता था कि वहाँ जो उनका जो स्वजातीय जनाधार है, वो उनको ज़्यादा सपोर्ट करता। तो एक प्रभाव वहाँ पे पड़ा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसी के कारण शायद वो सीट उनके हाथ से फिसल जाए। दानापुर में ठीक इसके विपरीत हुआ है। देखिए, दानापुर में रामकृपाल यादव की लोकप्रियता थी, वहाँ के यादव समाज में। जब वे लोकसभा चुनाव लड़ा करते थे, तो भी मीसा भारती उस समय उम्मीदवार हुआ करती थी आरजेडी से, तो 2 बार ये चुनाव जीते हैं। इस बार भले ही हारे हैं, 2 बार चुनाव जीते हैं, और तीनों चुनाव में दानापुर से यादव का इनको वोट मिला है, रामकृपाल यादव को। यही कारण है कि वहां इनको उतारा गया है। लेकिन जिस तरीके से यादव में भी ध्रुवीकरण हुआ है, तो इनसे भी इनका जो यादव वोट बैंक है, वो कमोबेश शिफ्ट हो गया है रीतलाल यादव की तरफ। तो अगर ये दुलाचंद वाली घटना नहीं होती, तो हो सकता था इनका जिस तरीके से यादव पे प्रभाव रहा है रामकृपाल यादव का, वो आज भी कायम होता। तो इन दोनों सीटों पे उस घटना का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त आप देख लीजिए कि इस पूरे फेज के चुनाव में लालू प्रसाद यादव कहीं चुनाव प्रचार करने नहीं गए, सिर्फ एक ही जगह रोड शो किए, वो भी दानापुर में रीतलाल यादव के कारण। चूंकि ये मीसा भारती का क्षेत्र माना जाता है, वो पाटलिपुत्रा की सांसद हैं, और ये विधानसभा वहीं पे आता है, तो यहाँ पे उनकी साख जुड़ी हुई है। अगर रीतलाल यादव हार जाएंगे, तो कहीं न कहीं इसकी जिम्मेवारी मीसा भारती के ऊपर भी जाएगी। और जिस कदर परिवार में आंतरिक कलह है, परिवार के अंदर भी तेजस्वी यादव सवाल उठा सकते हैं कि कोई भी सांसद अपने ही विधानसभा में अपने ही जाति के प्रभाव वाला अगर विधानसभा क्षेत्र नहीं जीता पाया, तो फिर उसकी क्या हैसियत है? तो इसके कारण दानापुर की सीट मुझे लगता है कि मीसा भारती की अस्मिता से जुड़ा है, और यही कारण होगा कि लालू यादव रोड शो करने गए हैं।
क्योंकि वहां के रीतलाल यादव स्वयं भी प्रभावशाली हैं, वो सिटिंग कैंडिडेट भी हैं, इससे पहले वो एमएलसी भी रह चुके हैं, वो प्रभावशाली हैं और दबंग भी हैं। तो अगर रामकृपाल नहीं होते तो फिर उनके जीत में संदेह नहीं था, रामकृपाल के कारण ही जीत में संदेह था, लेकिन इसकी जी अस्मिता मीसा भारती से जुड़ी हुई है। इसीलिए मुझे लगता है कि लालू यादव प्रचार करने के लिए गए हैं और लालू यादव के कैंपेन का प्रभाव भी पड़ेगा और दुलारचंद की हत्या और उनकी शव यात्रा में जिस तरीके से गाली गलौज की गई उसको लेकर के जो ध्रुवीकरण हुआ है इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये सीट भी शायद बीजेपी के हाथ से निकल जाए और न भी निकले तो बहुत कठिन टक्कर होगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति में रामकृपाल यादव ये सीट निकालते हैं तो ये एक संकेत होगा कि पटना का या जो शहरी इलाकों का जो यादव वोट बैंक है वो भी अब आरजेडी के प्रभाव से निकल रहा है। ये भी एक ये भी एक बीजेपी के लिए अच्छा संकेत माना जा सकता है। लेकिन अब सच क्या इसका प्रभाव होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि लालगंज और दानापुर सीटें ये दोनों एनडीए के लिए एक चुनौती भरा है और इसका प्रभाव चुनाव के 2-3 दिन पूर्व के पहले इस घटना के बाद जिस तरीके से समीकरण में बदलाव हुआ उसका प्रभाव पड़ा है। जी जी सर, शॉर्ट में मृत्युंजय सर, मेरा सवाल यही रहेगा, समराइज करिए अगर पहले चरण के चुनाव को और आगे का दूसरे चरण का चुनाव आप कैसे देखते हैं? मैं ये अगर फर्स्ट फेज देखूं तो कांटे की टक्कर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें एज आता हुआ देख रहा हूं एनडीए को महागठबंधन के बनस्पत। रीजन वही है, फिर से हमेशा घूम फिर कर बिहार में रीजन कास्ट हो जाता है कि इस बार का जो एनडीए का इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन बना है, आप देखिए जो 5 पार्टियां साथ में हैं, ये 2005 से कभी इतना फॉर्मेडेबल इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन नहीं रहा। कभी चिराग नहीं रहे तो कुशवाहा जी नहीं रहे तो कभी हम नहीं रहा, ये पांचों पहली बार साथ आए हैं। और इस कारण से, और मुझे लगता है ज्यादातर जगहों पर, ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हैं कुछ कुछ सीटों पर, ज्यादातर जगहों पे वो वोट ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है। अगर वहां पे कोई बहुत मेजर डिस्कॉर्ड नहीं है तो अगर वोट ट्रांसफर सीमलेसली 80% सीटों पे भी हो जाता है, 70% सीटों पे भी हो जाता है, तो मुझे लगता है एनडीए एक बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी लेके आ जाएगा। और मुझे वो होता हुआ दिख रहा है महागठबंधन के कंपैरिजन में भी एनडीए में। जी रामबंधु वत्स जी, आप इस पूरे चुनाव को, पहले चरण के चुनाव को कैसे देखते हैं? कि पहले चरण का जो चुनाव है वो चुनौतीपूर्ण रहा है एनडीए के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए की जो समस्या है वो आपस में जो वोट ट्रांसफर की है वो एक समस्या है, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर के जदयू हो और जो मांझी हैं हम पार्टी, इन दोनों में असहजता है। जिस तरीके से इनको अधिक सीटें दी गई, जीताराम मांझी तो खुलेआम इन पे आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात है कि चिराग पासवान के साथ एक और थ्योरी लिपटी हुई है। ऐसा लगता है कि उनके साथ एक अविश्वास की राजनीति है। बीजेपी अगर उनको बढ़ा रही है तो कहीं बीजेपी उनके साथ कोई और दाव को न चल दे, ऐसा जदयू पार्टी को लगे ना लगे, लेकिन जदयू का जो जनाधार है उनको लगता है। वो असहज रहते हैं चिराग पासवान को लेकर के, और जीताराम मांझी तो स्वयं आरोप भी लगाए हैं। तो यहाँ पे वोट ट्रांसफर होने में समस्या हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले जो सर्वे भी आया था उसमें चिराग पासवान को 4 से 5 सीटें बताई जा रही थी। हालांकि उसके कई कारण हैं। उनके कारण है कि उनके कैंडिडेट, जिस तरीके से उन्होंने अपने कैंडिडेट का चयन किया, या उनका 29 में से 19 सीटों पे सीधा मुकाबला आरजेडी का है, जिसमें से 13 सीटें तो आरजेडी की सीटिंग है। तो इस तरीके से कई कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि जदयू का और मांझी जी का वोट कितना ट्रांसफर हो पाता है। तो इस तरीके से वोट ट्रांसफर होना एक चुनौती है। लेकिन एनडीए के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें महागठबंधन की उस तरीके से चुनौती नहीं मिल पा रही है। देखिए जिन सीटों पे, जैसे अगर हम कुम्हराट की बात कर लें या कहीं और की बात कर लेते हैं, तो जिन सीटों पे एनडीए के हिस्से का वोट अगर एनडीए के हाथ से स्लिप हो रहा हो तो उसका कारण महागठबंधन या जन स्वराज नहीं है, उसका कारण स्थानीय है। और वो सब माइक्रो मैनेजमेंट के तहत कुछ हद तक तो अमित शाह या बीजेपी की टीम कुछ ना कुछ रिकवरी की ही होगी। तो उससे यही हो सकता है कि वोट के जीत का मार्जिन कम जाए। जैसे कुम्हरार का सीट है तो ये नहीं कहा जा सकता क्या महागठबंधन जीत रही है या केसी सिन्हा जीत रही है। ऐसा हो सकता है कि कम वोट के अंतर से बीजेपी जीत जाए। तो इस तरीके से चुनौती है, लेकिन एनडीए आगे बढ़ा हुआ है। एनडीए ही इस अभी जो 121 सीटों पे चुनाव हुआ है इसमें एनडीए बढ़त ली हुई है, ऐसा समझ में आता है जब आप अन्य लोगों से बातचीत करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रामबंधु वत्स जी आपका, सरोज सिंह जी आपका, मृत्युंजय शर्मा जी आपका और संतोष कुमार जी आपका। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और पहले चरण के चुनाव के बाद आपका क्या कहना है, इस
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। बहुत शुक्रिया।